फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपन रेट मेंस 2022 जो हैं उसकी तैयारी कर रहे थे मित्रों। उसके तहत अपन ने साइंस और इंग्लिश टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक जो हैं उसको अपन सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक को पढ़ लिया है मित्रों। अब उसके बाद में आज अपन शुरू करने जा रहे हैं जो जीके, मान लो आप हिस्ट्री बोल दो है ना, उसके अंदर जो इतिहास और संस्कृति टॉपिक आए हैं। और कई कमेंट्स भी आते हैं कि लोग कहते हैं सामाजिक करो, जीके करो है ना, तो इतिहास करो, वो सारे जो है उनके तहत जो है ना जितने भी अपन सोशल के टॉपिक आए हुए हैं वो टॉपिक्स अपन करेंगे। उन टॉपिक के तहत जैसे भूगोल है, हिस्ट्री है, काफ़ी आए हुए हैं। उसके अंदर इतिहास एवं संस्कृति मतलब एक 10th की बुक है, RBSC 10th के अंदर एक बुक है, उसका नाम भी सेम इतिहास और संस्कृति रखा है। और इसमें एक टॉपिक भी जो इतिहास और संस्कृति से हम डाल दिया है। ठीक है मित्रों, तो अब आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो यहाँ से अपन जो है वो इस बुक के अंदर जितने जितने फैक्ट आए हुए हैं RBSC 10th के अंदर वो सारे अपने रेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। ठीक है मित्रों, तो सारा वीडियो जो ऑथेंटिक बुक से लिया हुआ है। इसका जो पहला टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं, वो अपन ने पहले एक बार पढ़ लिया था मित्रों। अब उसके बाद में इसका दूसरा आज का टॉपिक जो है वो है राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। ये जो है रेट मेंस लेवल 1 इतिहास एवं संस्कृति जो है उसका दूसरा टॉपिक है मित्रों। मित्रों जो लेवल 2 है उसके अंदर लेवल 1 वाला सिलेबस लगभग सेम है, इसलिए लेवल 2 वालों के लिए तो लेवल 1 वाला जो इम्पोर्टेंट साथ में ही है और लेवल 1 वालों के लिए तो है ही। तो आप जो लेवल 1 या लेवल 2 दोनों से हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। इसके अलावा आप और किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन मेवाड़ के गुइल वंश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, गुइल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। ठीक है, देखो इतिहास है, इतिहास को है ना जिस लोगों ने जैसे बताया है वैसे ही अपन जानते हैं, कुछ ने कैसे बताया कुछ ने कैसे बताया। ठीक है ना, तो उसके बारे में 100% अपन रियल फाई नहीं है भाई कौन सी चीज क्या है, तो मतों के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक 9 शेखों से संबंधित करता है। अबुल फजल ने कहा कि जो गुइल जो है ये किससे संबंधित हैं, इनकी उत्पत्ति जो है वो ईरान के 9 शेखों से हुई। ठीक है ना, तो अबुल फजल ने जो गुइल की उत्पत्ति ईरान के 9 शेखों से मानी है। ये पॉइंट आप क्लियर करना पहला। ठीक है, दूसरा है कर्नल टॉड इन्हें वल्लभी शासकों के संबंधित मानना है। कर्नल जो है वल्लभी शासक मानता है, जबकि अबुल फजल जो है ये क्या मानते हैं, ईरान के 9 शेख। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट है वहीं नैणसी वे गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत भी प्रतिपादित करते हैं कि वे गुइल जो हैं वो ब्राह्मण होते थे। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो कि राजस्थान इतिहास के जो आधुनिक जनक माने जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े कवि हैं, ये का मानना है कि 567 ईस्वी में लगभग गोइल ने अपना शासन स्थापित किया। गोइल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा होगा। ठीक है मित्रों, तो गोइल वंश में पहला शासक जो है बप्पा है। अपन प्रत्येक शासक के बारे में और उनके द्वारा कैसी राज व्यवस्था चलाई जा रही थी उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज इसको एंड तक जरूर देखें और कमेंट में जरूर बताएं, आपने जो है वो फीडबैक कमेंट में जरूर दें। तो बप्पा रावल का जन्म 734 से शासनकाल जो है वो 734 से 753 के बीच में रहता है। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। ठीक है ना, चित्तौड़ पर जो है वो 734 में जो है किसके अनुसार, राज प्रशस्ति जो चित्तौड़ में रखी हुई है उसके अकॉर्डिंग 734 में बप्पा ने मानमोरी जो था उसको हराकर जो चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने सर्वप्रथम चित्तौड़ ने कौन सी राजधानी बनाया, नागदा बनाया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंग जी यानी लकुलिश मंदिर का निर्माण कराया। एक लिंग जी का और क्या नाम है, लकुलिश मंदिर। तो बप्पा ने जो है वो लकुलिश मंदिर का निर्माण कराया। एक लिंग जी गुइल वंश के कुल देवता थे। तो गुइल वंश जो भी थे और गुइल के बाद में सिसोदिया मेवाड़ के जो भी वंश थे वो अपना जो कुल देवता वो एक लिंग जी को मानते थे। गौरी शंकर ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या था मित्रों, काल भोज था। बप्पा बाद में पढ़ा, इसका वास्तविक नाम क्या था, काल भोज। बप्पा को काल भोज की उपाधि वीर विनोद के रत्नाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा है। ठीक है ना, मतलब जो है इनको काल भोज की उपाधि जो है वो किसने दी हुई थी, कविराज श्यामल दास ने दी, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, वीर विनोद लिखा। ठीक है ना, एक यहाँ से और फैक्ट क्लियर हो रहा है, वीर विनोद लिखने वाले या उसके कवि रचनाकार कौन थे, तो कविराज श्यामल दास। ठीक है मित्रों, कमेंट में आप जरूर बताएं कविराज श्यामल दास को कविराज की उपाधि किसने और कब दी।
नेक्स्ट है श्यामल दास ने लिखा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं। भाई बप्पा जो है इन्होंने क्या लिखा कि वीर विनोद के अंदर कविराज श्यामल दास ने ये लिखा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है, अपितु खिताब था, एक तरह का क्या था, प्राइज था, ठीक है मित्रों, पुरस्कार था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था, तो चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उन्हें मुकाबले को चुनौती ने स्वीकार की। मतलब बप्पा ने जो मानमोरी के साथ में थे और जो हमला हुआ था तो चुनौती स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीबी वैद्य इनकी तुलना चार्ल्स मॉर्टेल यानी फ्रांसीसी सेनापति से करते हैं। तो आपको यह पॉइंट ये याद रखना है कि किस इतिहासकार ने चार्ल्स मार्टल से बप्पा की तुलना की। पहली बात तो ये पॉइंट यहाँ से निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीबी वैद्य ने। सीबी वैद्य ने जो है वो बप्पा की तुलना फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया, ठीक है ना, ऐसे फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टल से तुलना बप्पा की करते हैं। समझ में आया क्या? क्योंकि बप्पा ने पहली बार मुसलमानों को पराजित किया, उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। तो आपको ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना। बप्पा के बाद में गुइल वंश के जो नेक्स्ट शासक आते हैं उनका नाम है जैतर सिंह। कौन से सिंह मित्रों? जैतर सिंह। जैतर सिंह का शासनकाल 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक रहता है। गुइल के एक वंश जैतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। परमारों ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, उसको छीनकर जैतर सिंह ने अपनी राजधानी बनाया। वह 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। आपको एक ही पॉइंट यहाँ से पूछा जाएगा, वो याद रखना है कि भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में। किन के बीच में हुआ? तो जैतर सिंह और अपने इल्तुतमिश के बीच में हुआ। और कहाँ हुआ? इल्तुतमिश कौन था? दिल्ली का गुलाम वंश का शासक था। समझ में आया क्या? बस इतना से ध्यान रखना। भूताला युद्ध कब हुआ? 1227 में। जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ अमीर मद मर्दन में मिलता है। मतलब इल्तुतमिश और जैतर सिंह का जो युद्ध है उसका वर्णन जयसिंह सूरी नाम के एक कवि थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा अमीर मद मर्दन, ठीक है, इसके अंदर मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया है। इल्तुतमिश को क्या बोला? ये क्या है? अमीर है, ठीक है ना। डॉक्टर गौरी शंकर अमीर देखो मित्रों जिद्दी था, तो इस कारण हो सकता है रणथंभौर शासक अमीर तो इल्तुतमिश की तुलना इसी कारण की होगी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जैतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैतर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की। ठीक है मित्रों, तो ये जो है इन्होंने लिखा है किसने? हीराचंद ओझा ने जैतर सिंह के बारे में। जो फैक्ट याद करने आएंगे वो मैं आपको इंपॉर्टेंट करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको जो है बड़े ध्यान के साथ इसको पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपने गोइल वंश के शासक आते हैं उनका नाम है रतन सिंह। इनका शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष चलता है, 1302 से लेकर 1303 तक। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। मित्रों देखो कई जगह तो ये बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन ने इसलिए हमला किया क्योंकि चित्तौड़गढ़ बहुत ही उस समय उसकी व्यापारिक औद्योगिक स्थिति अच्छी थी, किला बहुत बड़ा और शानदार भव्य किला था। इस कारण जो अलाउद्दीन खिलजी जो है क्या करना चाहता था, उसके ऊपर साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। ये अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा थी, ठीक है ना। और कुछ जो लोग मानते हैं कि उनकी जो वाइफ पद्मिनी है वो बहुत सुंदर थी, उनको प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। चित्तौड़ की सैनिक व्यापारी उपयोग थे। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत। आपको मेन पॉइंट एक बात यहाँ से याद रखना है, पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब लिखा? 1540 ईस्वी में, ठीक है मित्रों। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। पद्मावत के अंदर क्या लिखा? अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है, ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं, ठीक है ना। ये मत जो है जिन्होंने इन्होंने लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने कि भाई 1540 में इन्होंने पद्मावत ग्रंथ में लिखा है कि पद्मिनी जो थी उनको अलाउद्दीन खिलजी पाना चाहता था, इस कारण उसने आक्रमण किया। इसका समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी किया है, ठीक है मित्रों। तो जो फैक्ट आपको पूरा नहीं लिखना चाहते हो, जो फैक्ट है मित्रों वो फैक्ट आप एक एक कॉपी में नोट करते जाइए, या फिर जो अपन जो है मैं पीडीएफ भी जो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है उस लिंक में पीडीएफ भेज दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हो। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल, वेरी इंपॉर्टेंट, रतन सिंह के 2 बहादुर सेनापति थे, नाम क्या था? गोरा और बादल, ठीक है ना। वीर गति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में जोर किया।
ठीक है मित्रों, कई जगह 16,000 होता है, लेकिन आरबीएससी की बुक में 1600 दिया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ। ठीक है ना, अमीर खुसरो, उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतेह, अब आपको मैन यहाँ से ध्यान रखना, अमीर खुसरो के ग्रंथ का नाम क्या है, तो खजाइन उल फतेह। मित्रों ऐसे फैक्ट है 100% एग्जाम में आते हैं। तो अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतेह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खान को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया मित्रों, खिजराबाद। कौन सा बाद, खिजराबाद। गोइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था, कौन था, रतन सिंह। रतन सिंह जो था वो रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल के बाद में कौन सी शाखा शुरू होगी मित्रों, राणा शाखा शुरू होगी। ठीक है ना, और फिर हो गया राणा हमीर। राणा हमीर का कार्यकाल जो है 1326 से लेकर 1363 ईस्वी में रहता है। ठीक है मित्रों, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार अमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोइल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने के कारण उन्हें सिसोदिया का, भाई सिसोदा ठिकाना जो है वहां का जागीरदार था। देखो सिसोदिया जाति कैसे बनी, इन्हें राजपूतों के अंदर जाति है सिसोदिया, वो कैसे बनी कि सिसोदा नाम की एक जगह थी, वहां के जागीरदार थे राणा हमीर। इन्होंने जो है वो वापस जो है उनको मुगलों को परास्त करके, जो भी खिलजी थे उनको परास्त करके वापस गोइल वंश की स्थापना की। और ये सिसोदा के जागीरदार थे, इस कारण इनको क्या बोला फिर सिसोदिया कहा गया गोइल की जगह, और इस तरह सिसोदिया कास्ट बन गई। अमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अमीर के दादा जो थे लक्ष्मण सिंह, वो भी अलाउद्दीन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में अमीर के बाद में जितने भी शासक आते हैं, कुंभा, मोकल, राणा सांगा, राणा प्रताप, ठीक है ना, ये सारे क्या कहलाते हैं, सिसोदिया वंश। अमीर को मेवाड़ के उदारक की संज्ञा दी जाती है। मेवाड़ का उदारक मतलब मेवाड़ जो है उनको वापस उन्होंने एक बार जीवित किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस शासक को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है, तो हो जाएगा आपके राणा अमीर। कौन सा अमीर, राणा अमीर। ठीक है मित्रों, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। एक अमीर और थे रणथंभौर के शासक मित्रों, वो अलग थे। राणा अमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश, सिंह की तरह। विषम घाटी पंचानन जो है इसका मतलब भी पूछा जा सकता है, इसका मतलब होता है विकट परिस्थिति में सिंह की तरह काम करना। ठीक है ना, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी कहा गया ऐसा कि राणा जो है अमीर वो कैसे थे, विषम घाटी पंचानन थे। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति है, वहां पर जो है वो इन्होंने लिखा था राणा अमीर जो कैसे थे, विषम घाटी पंचानन थे। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ में प्रशस्ति दी गई। अमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया। ठीक है ना, कि राणा अमीर ने किसको परास्त किया, मोहम्मद बिन तुगलक को। किस युद्ध में, सिंगोली के युद्ध में। सिंगोली किस जगह पर पड़ता है मित्रों, बांसवाड़ा में पड़ता है। तो ये सारे फैक्ट आप जो ध्यान रखना। फिर अपन पढ़ते हैं महाराणा लाखा के बारे में। महाराणा लाखा जिनका शासनकाल 1382 से लेकर 1421 तक रहता है। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। ठीक है, मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई, ये बड़े है ना फैक्ट बहुत अच्छा है और यहाँ से कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, क्या होता कि मेवाड़ का शासक बना और मारवाड़ के रणमल थे, उनकी बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। लाखा का पुत्र कौन था मित्रों, चुंडा था, राणा चुंडा। ठीक है ना, राणा चुंडा और राव चूड़ा ये दोनों अलग है। राव चूड़ा मारवाड़ के थे और राणा चुंडा जो जिनको भीष्म पितामह कहते हैं वो अपने थे मेवाड़ के। तो विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थिति बस ये विवाह लाखा के साथ हुआ। होना तो बेटे के साथ में था, लेकिन किसके साथ हो गया, पिता के साथ में। राव रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ होता है, राणा लाखा के साथ में। इस विवाह के साथ ये शर्त रखी गई, मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। जो हंसाबाई से लाखा और हंसाबाई का पुत्र जन्म लेगा वो ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, जिससे लाखा के योगी पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। क्योंकि चुंडा बड़ा था, लेकिन फिर ये शर्त रखी, इस कारण चुंडा जो है उस अधिकार से वंचित हो गए। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है वो भीष्म पितामह की तरह राज्य शासन जो है त्याग दिया था। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं। और कंफ्यूजन करने के लिए 100% हर एग्जाम में दो ऑप्शन डालते हैं, राणा चुंडा और राव चूड़ा।
ठीक है ना। ये राव राणा में भी कंफ्यूज कर देते हैं। चारों ऑप्शन आपको चुंडा चुंडा के मिलेंगे, किसी के आगे राव डाल देंगे, किसी के आगे राणा, किसी के आगे रावल डाल देंगे, है ना। तो बहुत कंफ्यूजन वाला है, आपको ध्यान रखना है राणा चुंडा, बस एक ही ध्यान रखना, क्योंकि अमीर के बाद में सारा राणा बन गए, इसलिए राणा चुंडा ने जो है वो ये काम किया था, ठीक है ना, भीष्म पितामह कहलाते। ठीक है मित्रों, राणा लाका के समय में जावर माइंस, चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा। जावर माइंस जो उदयपुर में जावर की खान है, जहाँ चांदी सबसे बड़ी चांदी की खान है, वहाँ से चांदी और शीशा बहुत ज़्यादा निकलने लगा, जिससे अधिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया। उदयपुर के अंदर पिछोला झील जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था मित्रों? एक बंजारे ने करवाया था। तो ध्यान रखना, आपको पूछ ले भाई पिछोला झील पहले बनी है उदयपुर, तो ध्यान रखना पिछोला झील पहले बनी थी। उदयपुर तो बाद में राणा उदय सिंह ने बसाया था, महाराणा प्रताप के पिताजी ने। फिर आता है अपने महाराणा मोकल। महाराणा मोकल, तो महाराणा मोकल, इनका जन्म जो है इनका शासनकाल 1421 से 1433 के बीच में रहता है। मोकल महाराणा लाका व हंसाबाई का पुत्र था। ध्यान रखना, राणा लाका और राणा हंसाबाई का पुत्र था। राव चुंडा का एक तरह से भाई था मोकल, ठीक है, और राणा कुंभा का पिता था मोकल। इसका मतलब जो है वो राणा लाका राणा कुंभा के दादाजी थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हंसाबाई का पुत्र था, और इस कारण जो है वो अपने कुंभा जो था, ये मारवाड़ का, इसका भी किसी न किसी तरह संबंध हो गया। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना, तो अल्पायु होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया, क्योंकि मोकल जो छोटा था, इस कारण चुंडा ने बड़े भाई के नाते उसका संरक्षण किया। पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती हैं, तो ये मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। ठीक है मित्रों, मेवाड़ छोड़कर मध्य एमपी मांडू चले गए। 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने मैपा पवार के साथ में मिलकर हत्या कर दी। चाचा व मेरा नाम के दो इनके जो है ना संबंधी थे, उन्होंने मैपा पवार नाम का कोई सेनापति था, उसके साथ में मिलकर जो है राणा मोकल की जिलवाड़ा नामक जगह जो है, ये भी कहाँ है, एमपी में, वहाँ पर इनकी मृत्यु कर दी। ठीक है मित्रों, या इनकी हत्या कर दी, ये ध्यान रखना। फिर आते हैं अपने महाराणा कुंभा पर। ठीक है मित्रों, तो महाराणा कुंभा को अपन पढ़ते हैं। महाराणा कुंभा कौन थे? महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 में रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, यहाँ एक बार पूछा गया है। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनते हैं। कब बनते हैं? 1433 ईस्वी में। राठौड़ों का एक मिनट मित्रों, राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। देखो कि कुंभा के पिता कौन थे? मोकल। और मोकल जो थे वो किन के भांजे थे? मारवाड़ के राठौड़ों के भांजे थे, हंसाबाई के पुत्र थे। ठीक है ना। तो वैसे ही उन्होंने शर्त रखी थी कि चुंडा राज नहीं करेगा, हंसाबाई का पुत्र अपने मोकल राज करेगा। और मोकल राज करने लगा तो फिर क्या, यहाँ मारवाड़ के राठौड़ जो थे, इन्होंने वहां जाके क्या दादागिरी शुरू कर दी। ठीक है ना। तो फिर क्या, उस कुंभा जो था ना, वो किसका बेटा था? मोकल का बेटा था। कुंभा ने कहा कि यार ये क्या है, पापा के निन्यान वाले, यहाँ पर क्या ऐसे चलेगा नहीं। ठीक है ना। कुंभा को थोड़ा गुस्सा आ गया और कुंभा ने जो है राठौड़ों को वहां से भगा दिया। उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। ठीक है ना। कुंभलगढ़ जो है ना उसको किला बनाया, उसके बाद में जो चित्तौड़ और कुंभलगढ़ दोनों को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। ठीक है मित्रों, 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कि महमूद खिलजी को परास्त कुंभा ने किस युद्ध में किया? सारंगपुर के युद्ध में। सारंगपुर कहाँ है? मालवा के अंदर है। ठीक है मित्रों, और कब युद्ध हुआ? ये 1437 के अंदर हुआ। 1437 के अंदर कुंभा ने जो है मालवा के शासक महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में परास्त किया। ठीक है ना। और परास्त करके क्या क्या बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ, जो विजय स्तंभ जो बना हुआ है ना, टावर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, उसका निर्माण कराया। 1437 के अंदर मालवा विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ। ठीक है ना भाई, नागौर जो है ये भी मारवाड़ में आता था। तो इसके उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। ठीक है मित्रों, 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। कुंभा तो मारवाड़ वाले क्या, कुंभा ने जब मारवाड़ वाले राठौड़ों को पराजित किया, तो राठौड़ क्या उससे युद्ध करने एनी टाइम आते रहते थे। तो कुंभा एक बार परेशान हो गया और कुंभा वहां चित्तौड़ से शुरू हुआ, रवान हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जोधपुर में मंडोर आके जो है वो राठौड़ों को हरा दिया और मंडोर से जो है राठौड़ों को खदेड़ दिया। उस समय जोधपुर मेहरानगढ़ जो है वो नहीं बना था, मेहरानगढ़ 1459 में बना। उस समय जोधपुर के राठौड़ वंश की जो अपना मेन जो उनकी राजधानी थी वो थी मंडोर।
उन्होंने मंडोर पर कुंभा ने अधिकार कर लिया और राठौड़ों को भगा दिया। इस कारण जो है वो भी राठौड़ जोधपुर बीकानेर से होते हुए ये हरियाणा पंजाब साइड जो भी आज राजपूत कास्ट में जो राठौड़ रहते हैं वो यहीं से गए हुए हैं, भागे हुए हैं। ठीक है मित्रों, कुंभा के डर से। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। ठीक है मित्रों, यानी मान लो रायमल जो था उसकी अपनी कुंभा ने अपनी रायमल जो थे मारवाड़ के उनसे अपनी बेटी का विवाह कर दिया और इस कारण जो है वो वापस उनकी संधि हो गई। ठीक है ना, तो इस प्रकार वापस संधि, वरना जो कुंभा इनका क्या हाल करता पता नहीं। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में चंपानेर की संधि होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन दोनों मुस्लिम थे, उनके बीच में 1456 में चंपानेर की संधि होती है। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे। चलो भाई, दोनों भाई भाई मिलते हैं और कुंभ भी हराते हैं, ये यार मतलब है ना दादागिरी ज़्यादा ही करता है। तो कुंभा को क्या करते हैं, इनका इसके ऊपर आक्रमण करते हैं, उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457 से 58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद होने के कारण विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण कराया। ठीक है ना, कुल कितने दुर्गों का निर्माण कराया, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें सिरोही, अचलगढ़ एवं कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता मानते हैं। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास जो हैं उनके अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्ग थे, उनमें से 32 अकेले सिर्फ कुंभा जी ने निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थितियां बनावट के कारण प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ राजसमंद में मित्रों, इसका शिल्पी जो था मंडन था। कई बार एग्जाम में आया है कि कुंभलगढ़ कहाँ पर है, उसका शिल्पी कौन था, मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी एवं श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। ठीक है मित्रों, श्रृंगार चौरी और कुंभ स्वामी जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। एक लिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो कि अपनी विशालता एवं तक्षण काल के कारण अद्भुत है। रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो भी जो है कुंभा के शासन काल में कुंभा के सहयोग से ही बना। ठीक है मित्रों, तो ये कुंभा की कुछ सफलताएं थी। कुंभा एक बहुत बड़ा महान शासक था। मेवाड़ में सभी शासकों में कुंभा को काफी महान माना जाता है, क्योंकि संगीतज्ञ, विद्वान, कूटनीतिज्ञ सब गुण थे उनके अंदर। कुंभा एक विद्वान है, विदुनुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एक लिंग महात्म्य। अब ध्यान रखना, ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछे जाएंगे कि एक लिंग महात्म्य के रचनाकार कौन थे, कान्हा व्यास। देखो इसी चैप्टर के अंदर मैंने आपको काफी ग्रंथ लिखा दिए, कम से कम 7-8 ग्रंथ और उनके रचनाकार के नाम बता दिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। कान्हा व्यास द्वारा रचित एक लिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह स्मृति, मीमांसा, ठीक है ना, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था कुंभा। ठीक है ना, इन सब में जो है कुंभा रुचि रखते थे। संगीत मीमांसा व सूड प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकार पर टीका लिखी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, इन सब से जो है ये सारी उपाधियां कुंभा को दी गई। हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों में जो इनको विभूषित किया गया। हिंदू सुल्तान कुंभा को कहते हैं और हिंदू और सूरज महाराणा प्रताप जी को कहते हैं। तो मित्रों, ये कुंभा के बारे में जो वीडियो था, कल अपन जो इनके बारे में नेक्स्ट शासक है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।